हेलो एवरीवन, मैं प्रोफेसर राधा तिवारी जीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स वर्धा के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमने हमारे थर्ड यूनिट के सेकंड जो रिमेनिंग पोर्शन था कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसको समझने के लिए शुरुआत की थी, जिसमें कैश फ्लो के दो इसके पहले वीडियो हो चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में मेरा उद्देश्य है कि मैं आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट से संबंधित सेकेंड एग्जाम्पल से अवगत कराऊँ। तो इसके लिए सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, उस लिंक का आपने आधार लेना है और यहाँ पे समझने की कोशिश करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इस एग्जाम्पल को मैं आपको बता दूं कि जैसे पिछले एग्जाम्पल में हुआ था कि यहाँ पे बोर्ड की कमी के कारण या जगह की कमी के कारण मुझे अपने जो अकाउंट्स थे, जो वर्किंग नोट था, वो वहाँ से मिटा देना पड़ा था और फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट पूरा करना पड़ा था। इसीलिए यहाँ मैंने एक तरकीब की है कि मैंने सबसे पहले जो हमारा वर्किंग नोट है वो वर्किंग नोट पूरा यहाँ पे लिख लिया है, मतलब वर्किंग नोट में आने वाले सभी अकाउंट्स लिख लिए और इसके आधार पे आप लोग भी मेरे साथ ये अगर नोटिंग करते चलेंगे तो मैं फिर इसको मिटाऊंगी और बाद में फाइनल यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाऊंगी। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने अभी पहले वर्किंग नोट वाले सभी अकाउंट्स प्रिपेयर कर रखे। एग्जाम्पल देखते हैं। फॉलोइंग आर दी कंपैरेटिव बैलेंस शीट लिमिटेड कंपनी for the year ended 31st March 2015 and 31st March 2016 prepare cash flow statement। अब फिर से वैसे ही जानकारी दे रखी है, कैसे सॉल्व करना है मैंने पहले वीडियो में आपको बताया, इसलिए अब फिर से वो रिपीट न करते हुए हम कहाँ चलेंगे, एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे कि किस अकाउंट का हमें यहाँ पे निर्माण करना है, ये जानने के लिए हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे ध्यान देंगे। सबसे पहला कहा है डिविडेंड पेड ₹26,500। तो यहाँ पे जो डिविडेंड के बारे में जानकारी बताइए, सीधा इसका इफेक्ट होगा। इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग ₹20,000 वेयर सोल्ड फॉर ₹25,000, मतलब इन्वेस्टमेंट की ओपनिंग और क्लोजिंग की अमाउंट भी दी हुई है, बैलेंसेस भी दिया हुआ है और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमें उस पर एक और वहाँ प्रक्रिया करने के लिए कि सेल की जो प्रोसेस हुई है उसके बारे में जानकारी दी गई है करके हमने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बना लिया। उसके बाद आप वहाँ कैसे करेंगे कि इन्वेस्टमेंट जहाँ है वहाँ हम एक मार्क दे सकते हैं, या तो स्टार मार्क बनाइए, राइट मार्क दीजिए, चाहे वो मार्क आप वहाँ पे कर सकते हो। मशीनरी कॉस्टिंग ₹5,000 on which ₹1,000 depreciation has been accumulated was sold for ₹6,000। अब यहाँ पर जो हमने देखा कि मशीनरीज के बारे में बताया है कि 5,000 की मशीनरी के लिए accumulated depreciation 1,000 की उसकी प्रोविजन की है और 6,000 में वो बेची गई है। इसके लिए हमें मशीनरीज का अकाउंट और इस एग्जाम्पल में आपको accumulated depreciation के भी ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हुए रहने के कारण मशीनरीज अकाउंट और accumulated depreciation ऑन मशीनरी अकाउंट बनाना पड़ेगा। उसके बाद है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स चार्ज टू बी प्रॉफिट वाज ₹1,500। इसीलिए और डाउटफुल डेट के बारे में भी हमें बैलेंस शीट में बताया हुआ है करके यहाँ पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट, और यहाँ से जो हमें एक बैलेंसिंग फिगर से जो प्रक्रिया मिलेगी उसका इफेक्ट डेटर्स पे होने वाला है करके मैंने यहाँ पे डेटर्स अकाउंट भी क्रिएट किया है। और उसके बाद हमारा नॉर्मल जो होता ही है हर एग्जाम्पल में ऐसा एडजस्टमेंट पीएल अकाउंट। अब इसके बाद हम यहाँ पे जो बैलेंस शीट में जानकारी दी गई है उसको खाली करते चलते, रिक्त करते चलते और बाद में हम हमारे फाइनल आंसर मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट में पहुंचेंगे। सबसे पहला बताया हुआ है कैश, और कैश का ओपनिंग बैलेंस हम कहाँ लिखते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट में, मतलब आप वहाँ पे लिख सकते हो CFS, ये आपने लिखना बाकी और आप कैश फ्लो स्टेटमेंट में लिखेंगे करके CFS वहाँ पे लिख दीजिए। उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस जो कोई भी इफेक्ट उसमें हुआ नहीं है करके 2000 रहने के कारण हम उसका कुछ नहीं करेंगे फिलहाल। उसके बाद बताया हुआ है डेटर्स, और एडजस्टमेंट से हमने समझा है कि हमें डेटर्स का अकाउंट बनाना है करके फिर हम ये जो डेटर्स की यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है उसका हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन। और ये कब का बैलेंस है, 2015 का। वहाँ पे आप डेट डालिएगा पूरी 31st मार्च 2015 ₹80,000 और क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में आएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन 31st मार्च 2016, और ये जो दिया हुआ बैलेंस है क्लोजिंग बैलेंस वो है 90,000। उसके बाद स्टॉक दिया हुआ है और स्टॉक में हुआ है 32,000 पहले का था, उसके बाद 40,000 हो गया है, मतलब यहाँ पे कैश आउटफ्लो हुआ है और इंक्रीज करंट असेट
जब होती है तब भी हम उसको कैश आउटफ्लो में लिखते हैं। तो आप चाहे जिस तरीके से याद रखिए, बट कम ज़्यादा हुआ तो कैसे लिखना है ये अब आपको खुद की इसके लिए ट्रिक बनाना पड़ेगी। मैंने उसके आपको जितना मैं बता सकती थी मैंने तरीका बता दिया है। तो इसके ऊपर आप COF लिख के रख दीजिए स्टॉक पे, क्योंकि हमने अभी प्रिपेयर नहीं किया है कैश फ्लो स्टेटमेंट। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म है और वहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया और नीचे के हमारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन के हिसाब से हमने उसको मार्क कर रखा है करके हमारे पास अकाउंट उसका बना हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2015 का है ये और इसकी अमाउंट है 50,000। यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन 2016 वाला और इसकी अमाउंट है 30,000। उसके बाद मशीनरीज का यहाँ बताया हुआ है, सेम हमने अकाउंट बनाया है करके फिर से इसका ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस लिख लेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2015 और यहाँ पे बाय बैलेंस कैरी डाउन 2016। इसकी जो अमाउंट दी हुई है मशीनरीज की वो ओपनिंग अमाउंट या ओपनिंग बैलेंस है 25,000 और क्लोजिंग बैलेंस है 40,000। उसके बाद बिल्डिंग एट कॉस्ट, अब यहाँ पे बिल्डिंग एट कॉस्ट जो 75,000 और 90,000 और इस पे हमें कुछ भी बताया हुआ नहीं है। तो बिल्डिंग में बढ़ोतरी हुई है, पहले 75,000 की थी अभी 90,000 की हुई है। बिल्डिंग में हमारे पास जो अमाउंट दर्शा रहा है कि हमने नई बिल्डिंग परचेस की है, तो इसीलिए सीधा हम इसका इफेक्ट कैश आउटफ्लो में करेंगे 15,000 परचेस ऑफ न्यू बिल्डिंग। लेकिन अभी हमारे पास कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं होने के कारण आप वहाँ पे COF लिख के रख दीजिए। उसके बाद लैंड, और ये जो मैं लिख के रख दीजिए वाली प्रोसेस बोल रही हूँ, आपने देखा पिछले इसमें हमें नहीं हुआ था करना एडजस्ट करके। आपके पास बुक में हो, अगर आपने मेरे साथ सॉल्व कर रहे हो आप, तो आप बुक में अपने किया होगा ना अपने ड्रॉ कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो आप लिखते चलिए खुद। उसके बाद लैंड दिया हुआ है जिसमें कोई चेंजेस नहीं हुए करके उस पर हम कुछ नहीं सोचेंगे फिलहाल। उसके बाद लायबिलिटीज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट का हमारे पास अकाउंट है तो इसका फिर ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस हमें लिखना पड़ेगा। लायबिलिटी होने के कारण ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2015 और अमाउंट है 2,000। उसके बाद यहाँ पे उसका क्लोजिंग बैलेंस लिख देंगे हम टू बैलेंस कैरी डाउन 2016 का और ये अमाउंट दिया हुआ है 3,000। उसके बाद अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो मशीनरीज का दिया हुआ है 3,000 ओपनिंग और 7,500 क्लोजिंग, तो इसीलिए अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की इसमें ओपनिंग बैलेंस यहाँ आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2015 का 3,000 और टू बैलेंस कैरी डाउन 2016 का 7,500। उसके बाद बिल्डिंग के बारे में बताया हुआ है यहाँ पे। जो बिल्डिंग है उसका डेप्रिसिएशन 12,000 और 18,000 है, मतलब पहले जो डेप्रिसिएशन था वो 12,000 से 18,000, तो यहाँ पे 6,000 प्रोविजन या 6,000 रुपीज का डेप्रिसिएशन हमें बिल्डिंग के लिए दिखाना पड़ेगा। तो जो हम एडजस्टेड पीएल अकाउंट में लिख सकते हैं टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 6,000। लैंड का इसलिए अभी डायरेक्ट हम कुछ नहीं करेंगे क्योंकि अकाउंट से हमें पता करना बाकी है। उसके बाद बोला है क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स पहले 33,000 के थे फिर 40,000 के हुए हैं, मतलब हमारे पास कैश आई है करके कैश इनफ्लो CIF आप वहाँ पे इंडिकेट करेंगे। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का दो जगह इफेक्ट होगा। एक तो हम अगर मतलब जैसे कि यहाँ पे दो इसका बताया हुआ है कि जो प्रीवियस ईयर का है वो हम कहाँ पे लिखते हैं, मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस प्रीवियस ईयर इन कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो भी यहाँ नहीं है आदत अनुसार मैंने यहाँ पे किया, लेकिन इधर हाथ दिखाने के बावजूद कुछ नहीं होगा क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट है नहीं। तो जो प्रीवियस ईयर का है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस फॉर प्रीवियस ईयर, ठीक है, वो जाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट में, मतलब हम वहाँ पे क्या बोलते थे OPTC आउटस्टैंडिंग
कि एडजस्टेड पीएल अकाउंट में हम इसमें से जो एडजस्टेड पीएल अकाउंट का अगर ढांचा देखें तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, ओसीपीपी मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करंट ईयर और प्रीपेड एक्सपेंसेस प्रीवियस ईयर। तो यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंसेस हमें बताया हुआ नहीं है बट आउटस्टैंडिंग बताया हुआ है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए हम याद में रखेंगे ओपीपीसी। तो ओपी मतलब आउटस्टैंडिंग प्रीवियस, तो प्रीवियस गया कैश फ्लो स्टेटमेंट में, तो करंट ईयर का हम लिखेंगे एडजस्टेड पीएल अकाउंट पे। तो ये यहाँ पे आएगा टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ब्रैकेट में आप ड्यूरिंग द ईयर लिखिए या 2016 लिख दीजिए। अमाउंट है 4,500 और जो प्रीवियस ईयर का बाकी है वहां पे आप लिखिए कैश आउटफ्लो COF, वहां पे इंडिकेट करके रखिए नहीं तो वो छूट जाएगा। उसके बाद है डिबेंचर्स, और यहाँ पे डिबेंचर की मतलब पहले 40,000 था और अब उसका बताया हुआ है 35,000। तो डिबेंचर के बारे में जो जानकारी हमें यहाँ पे बताई गई है उसमें पहले सबसे पहले 35,000 था और फिर 40,000 हुआ है, तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर हुआ है 5,000 का। और जब रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर हुआ है तो हम उसको सबसे पहले कैश आउटफ्लो में लिखेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कुछ बताया है कि यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल जो 2 लाख है, इसका हमें कुछ नहीं करना। P&L अकाउंट यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है जो हम एडजस्टेड पीएल अकाउंट के दोनों साइड में हमें लिखना होता है। क्रेडिट साइड में ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन इन ब्रैकेट 2015 और यहाँ पे अमाउंट आएगा 23,500 और वही अगर हम यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन 2015 का और इसकी अमाउंट है 52,000। ये लिख लिया हमने P&L अकाउंट। अब इसके बाद हमारा काम है कि हम जितना हम लिख सकते थे मतलब वर्किंग नोट वाले अकाउंट्स में वो हमने लिख लिया। अब हम एडिशनल इंफॉर्मेशन की ओर बढ़ेंगे। डिविडेंड पेड, सबसे पहले यहाँ पे लिखो COF कैश आउटफ्लो ऑब्लिक एडजस्टेड पीएल अकाउंट। तो हमारे पास एडजस्टेड पीएल अकाउंट है तो इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे, बट इंडिकेट कीजिए कैश आउटफ्लो में तो छूट जाएगा वो। तो वहां पे लिखने के बाद यहाँ लिख देते हैं सबसे पहले टू डिविडेंड पेड 26,500। उसके बाद इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग ₹20,000 वेयर सोल्ड फॉर ₹25,000। तो सबसे पहले अब इन्वेस्टमेंट अकाउंट का हम यहाँ पे करेंगे सेल हुआ है मतलब ये क्रेडिट साइड में आएगा बाय कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। और ये अगर आपने अकाउंट प्रिपेयर किया है तो तुरंत यहाँ पे कैश इनफ्लो में लिखिए 25,000 क्योंकि 20,000 की इन्वेस्टमेंट को इन्होंने 25,000 में बेचा है। तो जब इन्वेस्टमेंट बेच दी गई 20,000 के 25,000 में तो यहाँ पे प्रॉफिट भी हुआ है। तो टू एडजस्टेड P&L अकाउंट। और अगर आपने मेरे जैसा अकाउंट नहीं बनाया है मतलब जैसे मैंने कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाया है तो वैसा अगर आपने नहीं बनाया हो तो इंडिकेट करो उस वहाँ पे जहाँ पे हमें एडजस्टमेंट बताइए वहाँ पे लिखो कुछ ऐसा कि हमने ये अभी भी कैश फ्लो में नहीं भेजा है। और अगर आप लिखते चल रहे हो साथ में प्रिपेयर किया हुआ है तो तुरंत इसको वहाँ पे डाल देना है 25,000 को कैश इनफ्लो में। अब इसका दूसरा इफेक्ट करना पड़ेगा एडजस्टेड पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्योंकि ये प्रॉफिट है बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 5,000। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का जो मैटर है वो क्लोज हो चुका है इसलिए हम इस अकाउंट को भी क्लोज कर देंगे। और यहाँ पे देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट की जो डेबिट साइड की टोटल आ रही है वो क्रेडिट साइड के टोटल से मैच कर रही है। मतलब यहाँ पे हमें कोई भी बैलेंसिंग फिगर नहीं मिलेगा क्योंकि इस साइड भी 55,000 हो रहा है और यहाँ पे भी 55,000 हो रहा है। मतलब इतनी प्रक्रिया करके हमने इन्वेस्टमेंट का अकाउंट क्लोज कर दिया। उसके बाद थर्ड वाली जो यहाँ पे एडजस्टमेंट दी है वो देखते हैं। मशीनरी कॉस्टिंग ₹5,000 ऑन विच ₹1,000 डेप्रिसिएशन हैज बीन accumulated was sold for ₹6,000। मतलब अब मशीनरी अकाउंट
6000 से, और बाय एडजस्टेड नहीं, यहाँ पे एक मिनट मुझे देखना पड़ेगा कि जो मशीनरीज का अकाउंट है यहाँ पे सबसे पहले अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का हमें दिखाना पड़ेगा और फिर यहाँ से प्रोविजन बन के उधर जाएगी, इसलिए बाय बैंक अकाउंट सबसे पहले 6000 दिखा दिया और फिर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना 1000। अब ये जो है इन्होंने 7000 के यहाँ पे मतलब 7000 का पूरा इफेक्ट बताया है और एक्चुअल मशीनरीज कितने की थी वो 5000 की थी करके हमें यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है टू एडजस्टेड P&L अकाउंट इन ब्रैकेट प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट हुआ है 2000 का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। और उसके बाद अगर हम इसको बैलेंस करेंगे तो इस साइड की टोटल आएगी 47,000 और इस साइड की टोटल कम है डेबिट साइड की, तो यहाँ पे कितने कम आ रहे हैं 20,000 की कमी आ रही है। तो इस 20,000 को हम टू कैश अकाउंट इन ब्रैकेट क्या होगा ये परचेस किया होगा, तो परचेस किया है और ये बैलेंसिंग फिगर से हमें मिला है, इसीलिए यहाँ पर। और फिर ये कहा जाएगा परचेस किया है मतलब कैश आउटफ्लो में। जहाँ तक कि मेरा ख्याल है कि अगर अभी भी आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाया है तो आप तुरंत यहाँ पे पॉज कीजिए वीडियो और बना लीजिए और लिखते चलिए, क्योंकि मैं बाद में बना लूंगी तो जल्द से जल्द, लेकिन आपको जैसा पिछला वाला एग्जाम्पल हमने इससे थोड़ा छोटा था करके वो कर लिए थे, बट यहाँ पे अब नहीं हो पा रहा है इसलिए मैं मजबूरन ऐसा कर रही हूँ। बट आप बना के तुरंत लिखते चलिए, कितने जगह हम लिख के रखेंगे कि लिखना बाकी है लिखना बाकी है, बहुत बार ऐसा होगा कि आपको कोई एक आधा आइटम छूट सकता है, इसलिए लिखते चलिए। ठीक है, यहाँ पे हमने मशीनरी का अकाउंट भी क्लोज कर दिया। अब इसके बाद जो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बना है वहाँ पे सबसे पहले हमने ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस लिख दिया। उसके बाद जो मशीनरीज के अकाउंट में यहाँ क्रेडिट हुआ है, मतलब यहाँ पे एंट्री क्या हुई होगी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट क्रेडिट। तो मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा, वैसा ही हमें अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट में टू मशीनरी अकाउंट के नाम से 1000 रुपीज दिखाने पड़ेंगे, इसीलिए टू मशीनरी अकाउंट 1000। अब यहाँ पर इसके अलावा इस अकाउंट में कुछ भी नहीं दूसरा बताया हुआ है, तो इसलिए टोटल करेंगे, इस साइड की टोटल आ रही है 8500 और अगर हम इसको टोटल करने के बाद यहाँ पे रिमेनिंग रहेगा 5500। अब ये जो निकला है ये जाएगा एडजस्टेड पीएल अकाउंट में बाय एडजस्टेड P&L अकाउंट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, ऐसा भी आप यहाँ पे फुल फॉर्म में लिख दीजिएगा, मैंने सिर्फ प्रोविजन लिखा है। और अब ये कहाँ जाएगा सीधा एडजस्टेड पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी और इसकी अमाउंट है 1000। ठीक है, इसके बाद अब यहाँ पे हमारा जो सेकेंड अकाउंट था डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी वो भी हमने क्लोज कर दिया। उसके बाद जो एडजस्टमेंट बताई है वो देखते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हैज चार्ज टू प्रॉफिट वाज ₹1500। अब यहाँ पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का जो बताया हुआ है 1500 का, इसका हमें सबसे पहले करना पड़ेगा कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट हमने यहाँ बना रखा है, ओपनिंग और क्लोजिंग का भी यहाँ पे दे दिया है। तो प्रोविजन हम किसी भी चीज की अगर कर रहे हैं तो उसके लिए क्या एंट्री बनेगी यहाँ पे इस अकाउंट मतलब इस संदर्भ के लिए, तो एडजस्टेड P&L अकाउंट डेबिट, क्योंकि प्रोविजन हम यहाँ पे शो कर रहे हैं, और उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट क्रेडिट, मतलब दो जगह पर इसका इफेक्ट दिखाना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे आएगा टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट 1500 और इसका सेम इफेक्ट कहाँ होगा क्रेडिट साइड ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट बाय एडजस्टेड P&L अकाउंट बाय ₹1500। उसके बाद देखते हैं कि कुछ और हमें करने के लिए कहा है क्या है, तो अब कुछ भी हमारे पास शेष बाकी नहीं रहा है, तो इस अकाउंट को भी क्लोज करना पड़ेगा। इसकी टोटल होगी 3500
ये जो 500 है ये किसके नाम से दिखाएंगे, टू डेटर्स अकाउंट। ये क्या हुआ है, डाउटफुल डेट। और ये कैसा था, कैसे कैलकुलेट किया हमने, बैलेंसिंग फिगर से, और इसकी टोटल हो गई 3500। और ये जो 500 है अब ये कहाँ जाएंगे, डेटर्स अकाउंट के, हम लिखेंगे इसको क्रेडिट साइड में, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 500। ठीक है, यहाँ हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट भी कंप्लीट कर दिया। अब हम सीधा चलते हैं डेटर्स अकाउंट पे कि इसमें से हमें क्या हासिल होगा। डेटर्स अकाउंट में जो क्रेडिट साइड की टोटल है वो आ रही है 90,500 और जो डेबिट साइड में है वो है 80,000। मतलब यहाँ पर 10,500 का अभी भी हमारे पास पूर्ण आधार नहीं है क्योंकि इसको पूरा करने के लिए। तो ये जो 10,500 होगा यहाँ आपको लिखना है टू इंक्रीज इन डेटर्स बैलेंसिंग फिगर, और ये अमाउंट हमारी जाएगी कैश आउटफ्लो। अब अगर यहाँ पर आप पहले एग्जांपल जो हमें दिया है उसमें से अगर देखें तो वो दो बैलेंस शीट में आपको केवल 10,000 के डेटर्स बढ़े हुए दिखाई पड़ रहे, लेकिन जब हमने प्रॉपर यहाँ पे अकाउंट मेंटेन किया तब हमें पता चला कि 10,000 से नहीं बल्कि 10,500 रुपए से डेटर्स इंक्रीज हुए हैं, और ये जानकारी हमें लिखनी पड़ेगी कैश आउटफ्लो। इसके बाद अब हमारे पास केवल एक अकाउंट रहा है जो है एडजस्टेड पीएल अकाउंट, जिसमें 26,500, 1,500 और 6,000, 4,500 ये सब आ चुका है। सिर्फ यहाँ पे नहीं आया वो है ये जो यहाँ किया था मैंने मशीनरीज का 5,500 का जो प्रोविजन किया है बाय एडजस्टेड पीएल अकाउंट, इसकी यहाँ पे मैंने पोस्टिंग नहीं की है। टू डेप्रिसिएशन, ये जो 1,000 रुपीज मैंने मशीनरी के नाम से लिख दी, यहाँ पे लिखा है ये बट अमाउंट गलत लिखी है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट 5,500। ठीक है, ये सब आ चुका। अब केवल यहाँ एक चीज लिखनी बाकी रह गई है वो है प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस हमें इस एग्जांपल में कहाँ बताया, मुझे छूट गया है लिखने के, तो ये कहीं ऐसा बताया है क्या, देख लेती हूँ मैं एक बार। प्रीपेड एक्सपेंसेस 2,000 रुपीज का यहाँ पे बताया हुआ है, और कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी प्रीपेड एक्सपेंसेस बताया हुआ है 2,000। तो अच्छा, यहाँ पे जो असेट साइड में हमें 2,000 रुपीज का दिया हुआ है, इस पे मैंने बोला था कि तब हम यहाँ पे कुछ नहीं अभी इसके बारे में कह सकते। तो इसका इफेक्ट ऐसा है कि जो करंट ईयर का, मतलब फिर से वहाँ पे हमारा जो कंसेप्ट है ओपीटीसी, उससे भी ये भूल होगी कि जब मैंने आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बताए थे कि ऐसा जिसमें प्रीपेड एक्सपेंसेस दिए हुए नहीं है, बट यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंसेस दिया हुआ है हमें असेट साइड में, उससे छूट गया था, तो वो अभी हमें लिखना पड़ेगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करते हैं तो ओपीपीसी, पीसी प्रीपेड के लिए, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट ईयर का हम कैश फ्लो में लिखते हैं और प्रीवियस ईयर का हम एडजस्टेड पीएल अकाउंट में लिखते हैं। बट यहाँ पे करंट और प्रीवियस में इसलिए आपको दिक्कत नहीं होगी क्योंकि दोनों की अमाउंट सेम है, तो इसलिए यहाँ पर टू प्रीपेड एक्सपेंसेस और यहाँ आएगा प्रीवियस ईयर, बट ये आपको दिखाना जरूरी है 2,000 रुपीज। और इसके बाद अभी ऑलमोस्ट सभी चीजें जितनी हमारे मतलब यहाँ पे आनी चाहिए थी एडजस्टेड पीएल अकाउंट में उतना मैंने लिख लिया। अब इसको भी हम बैलेंसिंग करेंगे, और बैलेंसिंग करने के बाद यहाँ पे डेबिट साइड की टोटल आ रही है 98,000 और क्रेडिट साइड की टोटल जितने से कम है वो है 67,500। और उससे पहले यहाँ पे एक और पोस्टिंग इधर से होना बाकी है जो है 2,000 की एडजस्टेड पीएल अकाउंट का प्रॉफिट बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी।
जो हम बैलेंसिंग फिगर से कैलकुलेट करते हैं वो आ रहा है 67,500। टोटल ऑफ बोथ साइड इज 98,000। तो यहाँ अभी हमने इस एग्जाम्पल का आधा पोर्शन ही किया है। अब जैसे मैंने यहाँ तक आपको लिखवाया है, आशा है आपने मेरे साथ लिखा होगा। और दोस्तों ये जब हम बिना इसके मतलब जैसे अभी यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट की कमी है तो मेरे से कितनी सारी ऐसी मिस्टेक्स हो रही है। इसके पहले एग्जाम्पल में कैसा था कि तुरंत यहाँ पे हमने उसका इफेक्ट किया और जहाँ दो जगह वो जा रहा है तुरंत लिखते चलो, बट यहाँ पे अगर आप ऐसी प्रक्रिया करते हो तो बहुत दिक्कत वाली जाती है। और यही एक दिक्कत अभी आ रही है, लेकिन फिर भी एडजस्टमेंट करते चलेंगे। अब मैं इस साइड का पूरा इरेज कर दूंगी, मिटा दूंगी और यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट का निर्माण करूंगी। एडजस्टमेंट पीएल अकाउंट रहने देती हूँ और यहाँ बना लेती हूँ अभी कैश फ्लो स्टेटमेंट। कि कौन सा आइटम कहाँ पे जा रहा है या जाने वाला है, ये जो वर्किंग नोट वाले अकाउंट से तो आपने लिख लिया होगा, तो चेक करके चलिए। यहाँ पे आपको हेडिंग डालना है कैश फ्लो स्टेटमेंट, यहाँ पे पर्टिकुलर्स और यहाँ संबंधित डेट डाल दीजिएगा। या मैं अभी रुपीज लिख देती हूँ क्योंकि डेट इसलिए नहीं डालनी, वहाँ पे हमको ये हमारा एक पहला सिंगल कॉलम और वो आउटर कॉलम के लिए मैंने दो कॉलम यहाँ बनाए हुए हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कैश बैलेंस और कैश बैलेंस एज ऑन 1 अप्रैल 2015। ये डायरेक्ट यहाँ पे आउटर कॉलम में 43,000 जाएगा क्योंकि यहाँ पर बैंक के बारे में कुछ भी बताया हुआ नहीं है, तो हमें एडिशन करने के लिए फर्स्ट कॉलम में लिखने की जरूरत नहीं। उसके बाद ऐड करते हैं कैश इनफ्लो और कैश इनफ्लो ऐड करने के बाद यहाँ पे एक एक आइटम कैश इनफ्लो का लिखेंगे। जो पहला है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, अब ये हमें संबंधित अकाउंट से पता चला था और इसकी अमाउंट है 25,000 और ये आपको एडजस्टमेंट में बताया था हमने, अकाउंट में भी लिखा है एज वेल एज यहाँ भी हमको लिखना होगा। वैसे ही सेल ऑफ मशीनरीज जो 6,000 में हमने बेची थी 6,000 में, वो भी यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। उसके बाद इंक्रीज इन क्रेडिटर्स, अब ये आपने अपने बैलेंस शीट में लिख रखा होगा कि इसका क्या असर होगा करके, तो वहां से उठा के हमने यहाँ पे लाया है इंक्रीज इन क्रेडिटर्स 7,000। उसके बाद नंबर 4 ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये फर्स्ट नंबर पे लिखना चाहिए था, नीचे लिखा तो कुछ नहीं बिगड़ता। इसका जो ये दिया है वो है अमाउंट है 67,500, इसकी टोटल होगी 1,05,500। टोटल कैश अवेलेबल इन अवर हैंड 1,48,500। इतना लिखने के बाद ये टोटल कैश अवेलेबल ये टोटल कैश अवेलेबल में से हम लेस करते हैं कैश आउटफ्लो और कैश आउटफ्लो में सबसे पहला यहाँ पे आइटम दिया है डिविडेंड पेड, जिसकी अमाउंट है 26,500। उसके बाद इंक्रीज इन स्टॉक, इसकी अमाउंट है 8,000। उसके बाद परचेस ऑफ बिल्डिंग, परचेस ऑफ बिल्डिंग की अमाउंट दी है 15,000 और ये हमने हासिल की थी। परचेस ऑफ बिल्डिंग हमने डायरेक्ट देखा है, पहले 75,000 का था, फिर 90,000 का था, बैलेंस शीट में बताया था, तो वहां से ये हमें जानकारी मिली है। उसके बाद है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पेड, प्रीवियस ईयर वाली अमाउंट, करंट ईयर की हम उधर लिख चुके हैं, इसलिए प्रीवियस ईयर वाली 3,500 यहाँ पे आएगा। उसके बाद रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर,
इसको मतलब यहाँ पे बैलेंस शीट में देखा था कि पहले 35,000 का है, अभी मतलब पहले 40,000 अमाउंट देखने के लिए एक बार डिबेंचर की अमाउंट दी हुई है, पहले 40 और अभी हुआ है 35, मतलब 5,000 का यहाँ पे रिडम्पशन हुआ है। उसके बाद जो हमने मिलाया था वो है परचेस ऑफ मशीनरी। परचेस ऑफ मशीनरी 20,000 और इंक्रीज इन डेटर्स, ये हमने अकाउंट से बैलेंसिंग फिगर करके निकाली हुई अमाउंट है। जो सीधा देखे ऐसा तो बैलेंस शीट में 10,000 बिक्री बचा है, कितने की 10,500 से इंक्रीमेंट हुआ है, इसीलिए वो भी हमें लिखना पड़ेगा। और उसके बाद आखिरी जो मेरे से छूट गया था वो है प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट ईयर का 2014-16 वाला, क्योंकि वहाँ पे हमने जो लिखा है वो प्रीवियस ईयर का, मैंने प्रीवियस ईयर वहाँ लिखा और प्रीवियस ईयर हमारा है 2015, तो यहाँ पे आएगा करंट ईयर के 2000। ठीक है, यहाँ पे हमारा जितना भी आउटफ्लो वाला मैटर था वो कंप्लीट हो गया और इसकी टोटल है 90,500। अब टोटल इसकी करने के बाद हमें टोटल कैश अवेलेबल में से जो हमारे पास आउटफ्लो जितना हुआ है वो आउटफ्लो टोटल कैश अवेलेबल में से लेस करना पड़ता है, इसीलिए यहाँ पर टोटल कैश अवेलेबल में से आउटफ्लो लेस करने के बाद कैश बैलेंस ऑन 31st March 16 is ₹58,000, which is our final answer। 1,48,500 में से जब हम 90,500 लेस कर देंगे तो हमारे पास 58,000 बाकी रह जाएगा। और ये जो 58,000 बाकी रहा है ये आपने की हुई पूरी प्रोसेस वर्किंग नोट से लेकर एंड के आंसर तक का वो सही है या नहीं, ये आपको जो एग्जाम्पल में गिवन बैलेंस शीट है उसका पहला पद कैश और उसका क्लोजिंग बैलेंस जो है 58,000 वो बता रहा है कि हमने की हुई प्रोसेस सही है। इसीलिए दोस्तों यहाँ पे हमारा थर्ड यूनिट जो था जिसमें हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट और फंड फ्लो स्टेटमेंट का अध्ययन किया। इसके बाद हम हमारे फोर्थ यूनिट की तरफ कूच करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।